नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि विज्ञान का हमारा सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण इसको लेकर आए। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये जो आप देख पा रहे हैं यह ब्लूप्रिंट है और यह ब्लूप्रिंट नया वाला ब्लूप्रिंट है। 9 तारीख को जो आया है वो वाला ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो और आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम है वो दोनों के दोनों इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखा दूं, अम्ल एवं क्षार लवण, ये जो आप सेकंड चैप्टर देख रहे हैं इसमें से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, एक रिक्त स्थान आने वाला है, एक सही जोड़ी आने वाली है। यानी कि 3 तो आपके ये 1 नंबर के क्वेश्चन हुए, इसके बाद एक आपका क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। इस तरह से दोस्तों आपका जो टोटल है 5 नंबर का यहाँ से तैयार किए जाने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों आप जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ये वाले ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन सोडा और जिप्सम। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है खाने का सोडा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक क्रिस्टल लवण नहीं है, इसको खाया जाता है और बाकी की चीजों को नहीं खाया जा सकता। इसी के साथ अगला वाला देखेंगे हम, पाचन के समय आमाशयिक पाचन रसों का पीएच मान है। तो 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या फिर 0। तो दोस्तों इसका मान जो होता है वो होता है 7 से कम, क्योंकि इसका मान 7 से अधिक नहीं होता है पाचन आमाशय का। आप इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को याद रखते हुए चलेंगे। अगला वाला देखेंगे थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव। थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर है, निम्न में कौन सोने को विलयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अम्लराज। तो दोस्तों जो चौथा वाला ऑप्शन आपका अम्लराज वो सही हो जाएगा, क्योंकि अम्लराज का प्रयोग सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पर है, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है। तो यहाँ पर लाइम जूस, मानव रक्त, चूने का पानी या फिर प्रति अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन। लाइम जूस जो है वह का वो क्या होता है, एक अम्लीय प्रकृति का होता है। इसी के साथ हम अगला देखेंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा होगा। तो यहाँ पर एक तो आपको दे दिया, दूसरा आपसे पूछा है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो आपका वो बेकिंग सोडा होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर किया जाता है प्रयोग टार्ट्रिक अम्ल। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। टार्ट्रिक अम्ल का आपको टेस्ट पता होगा कैसा होता है। टार्ट्रिक अम्ल एक जैसे कि नींबू का टेस्ट जो रहता है उस तरह का उसका टेस्ट रहता है। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन नंबर 6। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक क्रीम्स आपने देखी होंगी, लेकिन जो आपका जो पाचन के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है थर्ड वाला ऑप्शन है आपको, वो हो जाएगा एंटासिड। इसी के साथ दोस्तों हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल का टेस्ट मैंने बताया था नींबू की तरह, लेकिन यहां पर जो टमाटर रहता है उसमें कौन सा रहता है, उसमें रहता है ऑक्सैलिक अम्ल। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन में विलयन के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको यहाँ पर पहले 10 था, अब उसको 20 कर दिया है, तो आपको यहाँ पर कितने विलयन की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको जो 4th वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको 16 ml, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक और चौथा हमारा यहाँ पर है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 4th वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण तो है, लेकिन ये किस तरह का लवण है, दुर्बल अम्ल होता है इसमें एवं प्रबल इसका क्षारक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10, यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपयोग सुझाएंगे। नींबू पानी देंगे उसको, सिरका देंगे या फिर बेकिंग सोडा का विलयन देंगे या फिर नमक का विलयन देंगे।
आप क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे से देख ली। यदि कोई अत्यधिक भोजन के कारण, यानी कि उसने यदि भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में कर लिया है, तो उस स्थिति में आप उसको क्या देंगे दोस्तों? उसको देना सही रहेगा हमारा बेकिंग सोडा। यदि आप उसको बेकिंग सोडा खिलाएंगे तो उसका जो अपच है, यानी कि जो उसने ज्यादा भोजन कर लिया है, उसमें उसके लिए कारगर साबित होगा। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला करना, खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला करना, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल करना, या फिर कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देना। तो दोस्तों यहां पर जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देना। तो दोस्तों आपने देखे होंगे अम्ल कैसे होते हैं, जैसे कि नींबू उदाहरण के लिए, ये इनका स्वाद क्या रहता है? खट्टा रहता है। संतरा, आप इस तरह की चीजें देख सकते हैं जिनका स्वाद खट्टा रहता है, वो है अम्ल रहते हैं उनमें, तो वो क्या करते हैं, जो नीला लिटमस रहता है उसको वो लाल कर देते हैं। अगला वाला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। पीएच स्केल की पारास है तो 1 से 20, 1 से 10, 1 से 100, या फिर 0 से 14, फिर 1 या फिर 1 से 14। तो यहाँ पर आपका जो 12वां क्वेश्चन है उसका जो फोर्थ वाला आंसर है, उसका जो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर सही होगा, चौथा नहीं। तो 0 से होगा, 0 से 14, इसका पीएच मान कितना होगा? 0 से 14। अगला वाला देखेंगे, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्र के लिए उपयुक्त होगा? तो लिटमस, हल्दी, वनीला एलेंस, या फिर पिटूपिया पत्तियां। तो दोस्तों यहाँ पे जो वनीला एलेंस होगा वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है। तो लवण जल क्लोरीन, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपको दो ऑप्शन और दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये वाला सही हो जाएगा, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, कैल्शियम फास्फेट दांत के एनिमल में उपस्थित इसकी प्रकृति है। तो क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या फिर उभयधर्मी। तो दोस्तों इसकी जो प्रकृति है वो हमारी है क्षारीय। इसके बाद हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है रेडॉक्स, उदासीनीकरण, विस्थापन, या वियोजन। तो दोस्तों उदासीनीकरण यह कहलाएगी। इसी के साथ हम देखेंगे अम्ल और क्षार के बीच जो क्रिया होती है वह उदासीनीकरण क्रिया होती है, आप इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, कहलाते हैं सूचक, संश्लेषित सूचक, अम्ल क्षारक सूचक, गंधीय सूचक। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो आपका गंधीय सूचक है वो सही हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ सही विकल्प आपको दिखाए जा रहे हैं, आपकी सही जोड़ी और उसमें से रिक्त स्थान भी तो पूछा जाना है। तो दोस्तों जो आपको सही विकल्प दिखाए जा रहे हैं इन्हीं के अंदर, यानी कि इन्हीं में से आपके जो सही जोड़ी है उसको और आपको जो रिक्त स्थान है उसको बनाया जाएगा। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को हम प्रश्न बैंक के अकॉर्डिंग लेकर आए हैं। इसके अलावा हमने रिड्यूस सिलेबस और आपकी बुक्स में एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें भी इनको चेक कर लिया है। चलिए तो इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसमें होता है मैथेनोइक अम्ल। चलिए अगले वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे यहाँ पर है, दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते? क्योंकि ये आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा खुद ने भी, आप दही को और जो खट्टे पदार्थ रहते हैं उनको पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं। उसका रीजन दोस्तों हमारा यह रहता है, दही और खट्टे पदार्थ की प्रकृति क्या रहती है, उनके पदार्थों की प्रकृति के कारण उनको इसमें नहीं रखा जाता है। चलिए अगले देखते हैं। उनकी प्रकृति ऐसी रहती है कि उनमें यदि उसमें रखा जाएगा तो उनमें वह खराब हो जाते हैं और उसके अलावा वह विषैले बन जाते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य पे हानिकारक होते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा पहला वाला, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षारक का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों विलयन का तापक्रम घटता है, लवण बनता है, विलयन का तापक्रम अपरिवर्तित रहता है, या फिर लवण और पानी बनता है। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला, लवण और पानी बनता है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन है, इसके 3 और बचे वो और हम देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो कितना होगा हमारा, वो होता है 5.6 से कम। इसके बाद देखेंगे अगला,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य मान। तो दोस्तों सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका सामान्य मान होता है हमारा बेकिंग सोडा, सामान्य नाम उसका बेकिंग सोडा। इसी के साथ अगला वाला देखें क्वेश्चन, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? तो दोस्तों NaCl, HCl, LiCl या फिर KCl। तो इसमें हो जाएगा हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है HCl, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला वाला, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिनिक अम्ल? तो दोस्तों सिरके में जो उपस्थित रहता है वो रहता है हमारा एसिटिक अम्ल। उम्मीद कर रहा हूं अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देख लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन। दोस्तों ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों को देखने के बाद अब हम देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? और एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 2 नंबर के IMP क्वेश्चन है। आप चाहें तो इन्हें कॉपी में लिख लीजिए और आपको PDF भी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है हमने, जो कि टेलीग्राम की है। आप जाकर उस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप यहां से इस PDF को ले सकते हैं। दोस्तों और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां पर आपको केवल विज्ञान के ही नहीं, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, इंग्लिश यानी कि सारे सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स के एक एक करके जो IMP क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो भी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग PDF के तौर पर। तो आप चाहे तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आए, जो भी आपका नया कुछ भी हो, वो सब आपको मिल सके। दोस्तों यहां पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, विरंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसी के साथ दोस्तों ये जो आप सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है। इसको पहले 3 नंबर में पूछा गया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला आप जो देख पा रहे हैं, ये बेकिंग सोडा, ये 2 नंबर का, ये लास्ट वाला ये है, ये वाला। तो इन दोनों क्वेश्चनों को दोस्तों 3 नंबर में पहले पूछा गया है, लेकिन ये IMP क्वेश्चन है, तो हमने इन दोनों को आपको यहां पर लेकर आए हैं, ताकि 2 नंबर में यदि पूछ लिया जाए तो आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाए, ये सिलेबस से बाहर ना जाए। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जब बनाई जाए तो उसमें आपको उस कमी को हम ध्यान में रखते हुए बना सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।